आई एम दीपा जैन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सहकारिता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन के बारे में बताऊंगी। सहकारिता, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सहकारिता में लोग मिलजुल कर एक संगठन बनाते हैं जिसमें वे एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो सहकारिता की विचारधारा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों की जानकारी होना भी आवश्यक है। सहकारिता के सिद्धांत वे विचार व आदर्श होते हैं जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। ये ऐसी मूलभूत विशेषता है जो एक संघ के रूप में सहकारिता की प्रकृति, उसकी विशेषताएं तथा उसके आचरण को निर्धारित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ के शब्दों में ये सिद्धांत वे व्यवहार है जो सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अथवा सर्वथा अनिवार्य है। तो सहकारिता का जब संगठन बनाया जाता है तो उसमें संगठन का संचालन करने के लिए सहकारिता के जो सिद्धांत है उनको ध्यान में रखना चाहिए। तभी सहकारिता के जो लक्ष्य है, सेवा भावना का उद्देश्य और सामूहिक हित और एक दूसरे की सहायता का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकता है। तो सहकारिता के जो सिद्धांत है, समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा सहकारिता के भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। उनको हम एक सारांश रूप में सहकारिता के सिद्धांतों को 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहले सिद्धांत जो है आधारभूत सिद्धांत, जो कि आधुनिक सिद्धांत भी कहलाते हैं सहकारिता के। इसके अंतर्गत आते हैं ऐच्छिक संगठन एवं खुली सदस्यता, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। ऐच्छिक संगठन का मतलब है कि यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह समिति का सदस्य बने या नहीं बने। वह कोई भी व्यक्ति जो सहकारिता की विचारधारा में विश्वास रखता है स्वेच्छा से इसका सदस्य बन सकता है और जब भी चाहे इसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। सहकारी संगठन में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सहकारिता का मूल मंत्र है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार है उसका ध्यान में रखा जाता है, उसकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि सहकारी संस्था का सदस्य बनना चाहता है अपनी इच्छा से इसका सदस्य बन सकता है और उसको छोड़ सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सहकारिता का सिद्धांत है, ये विशेषताएं भी है एक तरीके से सहकारिता की, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक नियंत्रण प्रबंध, ठीक है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस लोकतांत्रिक प्रबंध का आशय है कि सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संस्था का संचालन व नियंत्रण किया जाए। तो इसमें प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक नियंत्रण की तरह लोकतांत्रिक प्रबंध की तरह प्रत्येक सदस्य को बराबर अधिकार प्राप्त होता है, प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार होता है और वह व्यक्ति जो है अपने जो प्रबंधक है वो नियुक्त कर सकते हैं। किसी भी समिति में प्रत्येक सदस्य भाग ले सकता है और उसको केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने ही अंश क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में मत देने का अधिकार अंशों के अनुपात में नहीं होता है। संस्था को प्रत्येक सदस्य, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक ही मत देने का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार सहकारी संगठन, सहकारी आंदोलन तभी सफल है जब वहां पर प्रजातांत्रिक व लोकतांत्रिक प्रबंध हो। तीसरा जो आधारभूत सिद्धांत है पूंजी पर सीमित ब्याज। सहकारी संस्थाओं में पूंजी पर सीमित ब्याज दिया जाता है क्योंकि इसमें लाभ को जो गौण स्थान दिया जाता है। इनका उद्देश्य सेवा और एक दूसरे की मदद करना होता है, ना कि लाभ कमाना। तो इसके अंतर्गत जो पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है वो सीमित मात्रा में ब्याज दिया जाता है, क्योंकि सहकारिता का उद्गम इसलिए हुआ था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी पर लाभ कमाने के कारण पूंजीपतियों द्वारा जो श्रमिक थे उनका शोषण किया जाने लगा था और उपभोक्ताओं का भी शोषण होने लगा था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। इसलिए सहकारिता में पूंजी पर जो है सीमित ब्याज दिया जाता है। सीमित ब्याज का उद्देश्य सहकारी समितियों को लाभ अर्जन करने वाली संस्था के रूप में विकसित नहीं होने देना है, ठीक है। सहकारी व्यवस्था में पूंजी को सेवक का दर्जा दिया गया है, स्वामी का नहीं। इसमें जो व्यक्ति है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, पूंजी को गौण, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजी को प्रथम स्थान दिया जाता है, व्यक्ति को गौण। तो सहकारिता का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना, एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसलिए इसमें पूंजी पर मनमाना जो है वो ब्याज या पैसा लाभ वसूल नहीं किया जा सकता। तो पूंजी पर सीमित ब्याज देने का प्रावधान है।
इस सिद्धांत को इसलिए भी जरूरी है पूंजी पर सीमित ब्याज देना, क्योंकि फ्री में कोई भी पूंजी प्राप्त नहीं हो सकती। और सहकारी आंदोलन जब शुरू किया जाता है, गरीब व्यक्तियों का संगठन होता है, उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने जो सदस्य होते हैं उनको पूंजी पर सीमित ब्याज देते हैं, ताकि पूंजी देने का आकर्षण भी बना रहे और जो है शोषण भी ना हो व्यक्तियों का। तो इस प्रकार सहकारी जो आंदोलन होते हैं, पूंजी पर जो सीमित ब्याज का जो सिद्धांत है, उससे आर्थिक समानता भी बढ़ती है। क्योंकि जो लाभ का जो विभाजन है वो क्रय के अनुपात में किया जाता है, जितने लेन देन सदस्य संस्था से करते हैं, जितना माल खरीदते हैं, उसके आधार पर उनमें लाभ का वितरण किया जाता है। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है लाभ के वितरण का सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अतिरेक जो लाभ होता है उसका वितरण किस प्रकार किया जाए। तो इसके अंतर्गत जो लाभ का वितरण होता है वो पूंजी के आधार पर या शेयर्स जो खरीदे हैं अंशों के आधार पर ना करके सहकारियों के जो सहकारी समिति हैं उनके सदस्यों के द्वारा लेन देन के आधार पर किया जाता है। सहकारी व्यवस्था में लाभ के वितरण में मुख्य रूप से कुछ भाग तो विकास के लिए रख लिया जाता है, कोष बनाए जाते हैं, कुछ सामान्य सेवा के लिए, और कुछ भाग जो बचता है वो समिति के सदस्यों में उनके द्वारा किए गए लेन देन के अनुसार उन्होंने वितरित किया जाना चाहिए। आईसी आयोग का मानना है कि सहकारी समिति के कार्यकलाप से उत्पन्न अतिरेक या बचत का श्रेय उस समिति के सदस्यों को होना चाहिए एवं इसका वितरण भी इसी ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक किसी भी सदस्य का अहित ना हो सके। तो इस प्रकार सहकारी संस्थाओं में जो एक सिद्धांत ये है कि जो लाभ का वितरण है वो अंशों के आधार पर ना करके, क्योंकि अंशों पर जो पूंजी पर तो सीमित ब्याज दिया जाना चाहिए, और लाभ का वितरण जो सदस्य हैं उनके द्वारा किए गए लेन देन और व्यवहार के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आधारभूत सिद्धांत है सहकारिताओं के मध्य सहयोग का सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स। इसके अंतर्गत जो सहकारी संस्थाएं हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें, क्योंकि सहकारिता का उद्गम ही इसलिए हुआ है कि शोषण को समाप्त किया जाए और सहयोग की भावना विकसित हो। तो इस सिद्धांत में समस्त सहकारी संगठन जो है वो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को सक्रिय सहयोग करे एक दूसरे का, ठीक है, ताकि सदस्य व पूरे समाज के हित में कार्य हो सके। तो सहकारिताओं के मध्य जो है वो सहयोग होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सहकारी शिक्षा, कोऑपरेटिव एजुकेशन। सहकारी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब सहकारी शिक्षा का विकास किया जाए। सहकारी आंदोलन को स्वस्थ व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी शिक्षा का सिद्धांत आवश्यक है। सहकारी समितियां अपने अधिके का लगभग 2.5% भाग जो शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान भी रखना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उन्हें अपने अधिके का 2.5 भाग जो है शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। रॉकडेल जो इसके अग्रगामी थे उन्होंने इस बारे में कहा, और ये भी कहा कि लोगों को पहले शिक्षित किए जाना चाहिए, उसके हाथ में कार्य संचालन की जिम्मेदारी सौंप देने से पहले उनको उस सहकारिता क्या है वास्तव में उसके बारे में उनको शिक्षित होना भी जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि सहकारिता निर्बल व्यक्तियों का समूह है, गरीबों का, और इसमें एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया जाता है। सेवा भावना उद्देश्य है, आर्थिक लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो सहकारिता में जो है समिति में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य को सहकारिता के सिद्धांतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो वास्तव में सहकारिता आंदोलन बन सके। सहकारी संस्थाओं में अपने शिक्षण संस्थान भी चलाए जाने चाहिए जिसमें ग्रामीण जनता को शिक्षित किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्य जो अशिक्षित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए सहकारिता आंदोलन का विकास हुआ है। तो उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक उनको सहकारिता के नियमों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो सहकारी शिक्षा सहकारिता का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। इसके अलावा सहकारिता के कुछ सामान्य स्वीकृत सिद्धांत भी है जो कि ज़्यादातर संस्थाओं में फॉलो किए जाते हैं। ये स्वीकृत सिद्धांत है, हर संस्था इसका पालन करती ही है। जैसे वे सिद्धांत है जैसे सेवा का सिद्धांत, जैसे इसमें मेन है ही कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, कि इसमें एक दूसरे की सेवा के लिए सेवा मूल मंत्र है इसमें।
ठीक है। इसमें जो उपभोक्ता है, दो उद्देश्य विशेष ध्यान जाता है, एक तो मूल्यों में कमी लाना, उत्पादन व्यय में कमी करना। तो वफादारी, ईमानदारी और सामूहिक भाव से कार्य होना चाहिए। इसका उद्देश्य सेवा का होना चाहिए, ना कि लाभ कमाना, ताकि शोषण समाप्त हो सके। पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता की जाती है, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल। एक दूसरे की सहायता करते हुए लोग एक अपनी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सहकारिता की मूल जो डेफिनेशन है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हुए आपस में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। समूह कार्य द्वारा सामूहिक हित किया जाता है, मिलजुल कर कार्य किया जाता है। बचत का सिद्धांत होता है, इसमें जो मित्रता पर ध्यान दिया जाता है, अनावश्यक खर्चे ना हो, जैसे प्रतिस्पर्धा में जो विज्ञापन वगैरह पे खर्चा होता है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है प्रतिस्पर्धा के आधार पर के स्थान पर सहयोग पर ज़्यादा बल दिया जाता है। न्याय और समानता का सिद्धांत, सभी व्यक्तियों का समान न्याय होता है, एक व्यक्ति को एक ही मत वोट देने का अधिकार होता है, जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो स्वीकृत सामान्य स्वीकृत सिद्धांत है, जो कि सहकारिता की जो डेफिनेशंस है, सहकारिता का जो अर्थ है और सहकारिता की जो विशेषताएं हैं उसे स्पष्ट होती है। एकता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, तो आप इसमें यूनिटी होनी चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग और एकता की भावना पर ये आधारित है। इसके अलावा सहकारिता के अन्य सिद्धांत हैं जिनका कुछ संस्थाएं पालन कर सकती हैं और कुछ संस्थाएं पालन करती हैं। ये गैर आवश्यक सिद्धांत है, जरूरी नहीं है कि इन सिद्धांतों का फॉलो ही किया जाए, लेकिन कुछ सिद्धांतों को, ये जैसे कि अवैतनिक सेवा का सिद्धांत है, ऑनरेरी सर्विस। स्टार्टिंग में क्या था, जब सहकारिता आंदोलन का विकास हुआ था तब उस समय उनका आकार छोटा होता था, आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर थी, तो उस समय प्रशिक्षित और योग्य व्यक्तियों की जो संस्था नियुक्ति नहीं कर पाती तो उस समय कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो सेवा भावना होती थी और बिना वेतन के कार्य करते थे। आज के युग में यह संभव नहीं है, और वर्तमान युग में क्योंकि सहकारी संस्थाओं का आकार भी बहुत बड़ा हो चुका है, उनको भी प्रशिक्षित प्रबंधकों की आवश्यकता है ताकि उनका विकास हो सके। तो इसके लिए अब आजकल ये सिद्धांत जो थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है। और नगद बिक्री का सिद्धांत, क्योंकि नगद बिक्री पे माल बेचेंगे तो इसमें क्या बैड डेट्स कम होते हैं। बैड डेट्स कम होने से संस्था को जो है हानि नहीं होगी और जो अपना ऋण समय पर चुका सकते हैं। लेकिन अगर नगद ही माल बेचा जाएगा, कैश नहीं बेचा जाता, तो उसमें भी उनके लाभ जो है उनकी ट्रांजेक्शन्स कम हो जाती है, मतलब वो पूरा उस विकास नहीं कर पाते। तो उधार माल, हालांकि उधार माल अगर नहीं मिलता सदस्यों को तो वो बचत करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को भी सीमित रखते हैं, लेकिन सहकारिता के विकास के लिए नगद बिक्री को उधार बिक्री भी की जा सकती है। तो नगद बिक्री का सिद्धांत जो है वो इतना ज़्यादा अब प्रयोग में नहीं हो रहा, मिक्स होता है, नगद और उधार बिक्री की जाती है। उपभोक्ताओं के संरक्षण का सिद्धांत, ये तो पहले बता ही दिया कि उपभोक्ताओं को ध्यान रखा जाता है, उनको उचित मूल्य पर वस्तुएं मिले, ईमानदारी से व्यापार किया जाना चाहिए, ईमानदारी के ताकि उपभोक्ता लाभ की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लाभ सेवा की भावना होनी चाहिए। और जो बीच के मध्यस्थ हैं, मिडल मैन हैं, उनको हटाकर अनावश्यक जो मिडल मैन होते हैं, सहकारिता का विकास किया गया है। जैसे विपणन सहकारी समितियां, वो उपभोक्ता सहकारी समितियां मध्यस्थ को डायरेक्ट उत्पादकों से माल खरीदती है और अपने सदस्यों को बेचती है। तो इनका उद्देश्य जो मिडल मैन होते हैं उनको बीच में से हटाना होता है। तो उपभोक्ताओं के संरक्षण का सिद्धांत, प्रचार का सिद्धांत, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। लोगों को जितनी अधिक जानकारी होगी सहकारिता की, उसका उतना ही अधिक विकास होगा। और राजनीतिक और धार्मिक निष्पक्षता होनी चाहिए, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा से इसको मुक्त रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति पर्टिकुलर राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा के उसके सदस्य तो बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन सहकारी जो संस्थाएं हैं वो उन पर उसमें विशेष लगाव नहीं रखना चाहिए। मतलब उनको जहाँ तक संभव हो राज्य से अपनी अलग व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाई रखनी चाहिए, ठीक है। तो समिति अपने सदस्यों को सदस्यता प्रदान करती है, चाहे उनके धार्मिक और राजनीतिक विचार कुछ भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी राजनीतिक और धार्मिक समूह तथा वर्ग के प्रति विशेष लगाव नहीं रखती है संस्था। तो ये सहकारिता के सिद्धांत है, इनका अगर इनका पालन जो है वो किया जाए तो सहकारिता का विकास और सहकारिता आंदोलन एक सफल आंदोलन बन सकता है। अभी भी सहकारिता ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन जितनी भूमिका सहकारिता आंदोलन से उम्मीद थी वो निभा सकती थी उतनी नहीं वो कर पाई है। तो सहकारिता आंदोलन के सिद्धांतों का पालन अगर वो करें, सही ढंग से पालन करें, तो सहकारिता के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त आसानी से किया जा सकेगा। सहकारिता के जो सिद्धांत है, कुछ सिद्धांतों जो है वो सहकारिता अधिनियम के द्वारा भी
किए गए हैं। हालांकि उनको विधान में ऐसा कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें रख दी जाती है। जब उनका अगर कोई भी सहकारी संस्था अपना पंजीयन कराने जाती है तो उससे पहले उनको उन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो इस प्रकार सहकारिता के जो सिद्धांत है वो सहकारिता के विकास में सहयोग करते हैं। थैंक यू।